हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आशा ही नहीं है फिर तो विश्वास है कि एकदम अच्छे होंगे। और इसी के साथ में हम आपका चैप्टर जो शुरू करेंगे वो यूनिट 2 का पहला चैप्टर रहने वाला है। कहने का आशय ये है कि आपने हमारे साथ में यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर ली है। आज से ये आपकी यूनिट 2 यहाँ पर मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। यूनिट 2 आपकी मुश्किल से 2 to 3 डेज में कंप्लीट कर दूंगी। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपके 2 ही चैप्टर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दर्शन के विषय में, उसके बाद में दर्शन का संबंध किस तरीके से शिक्षा से है और शिक्षा का संबंध किस तरीके से दर्शन से है, तो हम ये समझेंगे। एक्चुअली में दर्शन का अर्थ क्या होता है? फिलॉसफी। तो आपने बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं, आपने देखे होंगे आईएएस पीसीएस भी, जिनका एक मेन सब्जेक्ट्स होता है फिलॉसफी, बोलते हैं नहीं है ना, जैसे कि आप दर्शन शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो हालांकि उसके विषय में हम गंभीर चर्चा करते हुए आपको अभी आगे से पूरा समझाएंगे। उससे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, क्योंकि वहां पर आपका इसी पेपर का यानी पेपर 1 का जो पीडीएफ कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। जब आप एप्लीकेशन पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक रेफरल कोड डालना पड़ेगा। रेफरल कोड में आप पीजी पॉइंट डाल दीजिएगा, जैसे ये लिखा है हमने, है ना। और उस पीडीएफ कोर्स के अंतर्गत आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने हाथ से एक कॉपी पेन लेकर के लिख लिख के, तो विश्वास मानिए कि आपका पेपर उन क्वेश्चंस से बाहर नहीं जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं अगर आपने अपनी आंसर राइटिंग अच्छी कर ली तो। हालांकि मैं ज़्यादा कोर्स की तारीफ ना करते हुए आगे बढ़ूंगी, क्योंकि जो बच्चे ले चुके हैं उनका आप फीडबैक भी देख सकते हैं। और अगर आपको लेना है कोर्स तो पीजी पॉइंट ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे हम वहाँ पर आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती रहती हैं, ठीक है। तो ना सिर्फ पीडीएफ कोर्स के लिए, अभी तो नॉर्मली भी आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। और पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप हमसे वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज कोशिश करेंगे कि चाहे ये 10 लाइक मैराथन क्लास हो जाए, 1 आवर की क्लास हो जाए, लेकिन हम चाहेंगे कि आज हम आपका ये चैप्टर 1 पूरा जो दर्शन है वो कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है दर्शन। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि दर्शन का अर्थ क्या है, क्योंकि हमें पता है आप बीए, बीएससी, बीकॉम या जो भी आप अपने स्नातक में करके आए हुए हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो ये पहली बार ही सुन रहे होंगे कि दर्शन क्या है। मैम, तो पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि दर्शन क्या है, इसका संबंध शिक्षा से कैसे है, या शिक्षा का संबंध दर्शन से कैसे है ना, या इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल है ना, वो सब कुछ हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा यदि अभी तक आपने अपने साथी सहपाठियों तक नहीं किया है तो आइए समझते हैं क्या है दर्शन की अवधारणा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी। सबसे पहले ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत समय से अस्तित्व में है। आप ये नहीं सोचिए कि ये सिर्फ हमारे सिलेबस का हिस्सा है, नहीं, ये युगों युगांतर पहले आप चले जाओ, जब आपके कह सकते हैं हम तुलसीदास हुए, जॉन डीवी हुए, और स्वामी विवेकानंद जी हुए, ये प्रश्न तब से चला आ रहा है कि दर्शन क्या है। और इसका उत्तर साधारण रूप से नहीं दिया जा सकता है। यानी कि जैसे हमने कहा कि एप्पल क्या है, आपने कहा मैम एप्पल क्या है, हमने कहा बेटा एप्पल माने सेब है, सेब खाने से अगर आप रोज एक सेब खाएंगे तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब सोचो ऐसे ही मैम आपने हमसे क्वेश्चन किया कि दर्शन क्या है, और मैम आपकी एक्सप्लेन कर देंगे कि दर्शन ये है। तो नहीं, दर्शन की कोई एक वो नहीं है कि हम बस एक लाइन में आपको एक शब्द में समझा दें। इसका कोई साधारण रूप नहीं है कि हम आपको उसको एक ही बार में समझा दें। कई दार्शनिक यानी फिलोसफर्स, अब देखो फिलोसफर्स आपके 2 तरीके के होते हैं। एक तो आप पढ़ोगे इंडियन फिलोसफर्स के बारे में, यानी कि भारतीय विचारकों, भारतीय दार्शनिकों के बारे में। एक आप पढ़ोगे वेस्टर्न फिलोसफर के बारे में। वेस्टर्न फिलोसफर्स का मतलब होता है पाश्चात्य दार्शनिक, यानी कि पाश्चात्य विचारक जो अपने भारत देश के दार्शनिक है, आप ऐसे समझो, उनको हम भारतीय दार्शनिक बोलेंगे। मैम जैसे हमने कहा, जैसे आपके स्वामी विवेकानंद जी हो गए, और मैम और जैसे आपके महात्मा गांधी जी हो गए। अब मैम वेस्टर्न की बात, मैम वेस्टर्न फिलोसफर मतलब हमने कहा वेस्टर्न फिलोसफर जैसे आपके प्लेटो हो गए, है ना, और जॉन डीवी हो गए, है ना, जिन्होंने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। तो ये सब क्या है, आपके वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं। इनको आप लास्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे, ये इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में आपके यूनिट 4 में, हालांकि उस तब बात करेंगे हम। तो जो कई दार्शनिक हैं, कई फिलोसफर्स हैं, इन्होंने अपने अपने अध्ययन के आधार पर दुनिया में क्या हो रहा है इसका अर्थ अलग अलग बताए हैं। वर्तमान समय की अगर हम बात करें, यानी कि नाउ अडेज
दर्शन की मूल बातों का अध्ययन किए बिना जो कुछ भी होता है उसे समझना असंभव है। दर्शन के बिना, आप समझिएगा, यहीं से आपकी पूरी स्टोरी शुरू हो रही है कि दर्शन के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं हो सकता। आप तो कहेंगे कि मैम हमने बायोलॉजी में पढ़ा था सेल। हमने कहा सेल भी दर्शन से जुड़ा है, कैसे मैम? हमने कहा कि वो जब आप बहुत डीप एजुकेशन लेंगे तब आपको पता चलेगा, हालांकि इतना डीप हम जाएंगे नहीं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके हम बस केवल आपके सिलेबस में जो है हम आपको वो समझा पाए, है ना। तो कुल मिला के आपको क्या समझना है कि भैया दर्शन के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी वैचारिक अवधारणाओं पर निर्भर करता है, जो दार्शनिक चिंतन के आधार पर निर्धारित होता है। विश्व का उदय, ईश्वर का अस्तित्व, वस्तुओं की नियुक्ति। अब जैसे मैम दर्शन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, मतलब मैम जैसे हम लोग बायो में ह्यूमन के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, और फिजिक्स में मैम हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लेते हैं, फ्लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वैसे फिलॉसफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं मैम, क्या पढ़ाया जाता है? जैसे आपने हमको मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई हैं, है ना, जीन पियाजे पढ़ाया, वाइगोत्स्की पढ़ाया। तो वैसे मैम दर्शन में हम क्या पढ़ेंगे? हमने कहा देखो दर्शन में आप ये पढ़ोगे, जैसे आपके कभी कभी दिमाग में आता है ना, सूर्य क्यों उदय होता है ना, है ना, ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, मतलब भगवान इस दुनिया में है कि नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं नहीं है। हम किसकी तरफ जाएं, भगवान हैं कि नहीं है, उनमें आस्था रखें कि ना रखें, है ना। ये चीज़ें सब कैसे बनी हैं, है ना, और पृथ्वी पे हम कैसे आए, ये विश्व का निर्माण कैसे हुआ। तो ये सब जो प्रश्न हैं बेटा, वो सब आपके दर्शन के अंतर्गत आएंगे। अब देखो भगवान है कि नहीं है, ये क्या इसका क्वेश्चन आंसर एग्जैक्ट वो आज तक मिला आपको? नहीं मिला। हम लोग कहते हैं कि भगवान है और विज्ञान कहता है कि एक सुपर पावर है। बात समझने का प्रयास करिएगा, बहुत डीप बात बता रहे हैं हम। जिस चीज को मनुष्य कहता है कि ईश्वर है, ईश्वर वो आपके सब हो जाएंगे ना, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबके भगवान ईश्वर के अंतर्गत हम ले रहे हैं ना। मनुष्य कहता है ईश्वर है, साइंस कहता है कि ईश्वर नहीं, साइंस भगवान नहीं मानता है, लेकिन साइंस कहता क्या है, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि कोई तो एक सुपर पावर है जो ये सब चीजें चला रही है। अब हम लोग इसी सुपर पावर को भगवान मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं। तो इसका आज तक क्या आप आंसर फाइंड आउट कर पाए कि भगवान है कि नहीं है? नहीं फाइंड आउट कर पाए, या कोई आप इसका वो विचार या तर्क आज तक एग्जैक्ट तर्क विज्ञान भी नहीं दे पाया। तो अब बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन का आंसर संभव है? नहीं है। और यही सब प्रश्न किसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं? दर्शन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। उनके साथ जुड़े तर्क और विचारधारा दर्शन के मूल अर्थ को निर्धारित करते हैं। दर्शन का सार, ज्ञान और उसकी अवधारणा के व्यापक अध्ययन में निहित है। दर्शन की अवधारणा कैसी है? बहुआयामी है, मतलब एक क्षेत्र नहीं है, इसके बहुत से क्षेत्र हैं। कि अपने विषय में सोचना, है ना, पृथ्वी के विषय में सोचना, किसी चीज का निर्माण कैसे हुआ इसके विषय में सोचना, मानव का अस्तित्व क्या है, मानव का जन्म इस पृथ्वी पर किस लिए हुआ है, इन सब के जो चर्चा होती है वो सब दर्शन के अंतर्गत होती है। इसीलिए दर्शन की अवधारणा को कैसा माना गया है? बहुआयामी माना गया है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलू शामिल है। कौन कौन से पहलू? ग्रीक भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? तो सत्य का प्रेम, या फिर ज्ञान का ज्ञान, या फिर दर्शन को बहुत सी परिभाषाएं निराधार हैं जो दर्शन के स्पष्ट समझ नहीं देते। दर्शन के ज्ञान के लिए मनुष्य के विचार को समझना आवश्यक है, जिसका उद्देश्य है विश्व की जागरूकता। उसके उद्देश्य मानवता और प्रकृति के संबंध, व्यक्ति और पूरे विश्व के बीच संबंध, स्वीकृति को जानना। समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि दर्शन के ज्ञान के लिए, यानी फिलॉसफी का अगर आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए जो मनुष्य के विचार हैं इनको समझना आवश्यक है। जिसका उद्देश्य क्या है? जो मनुष्य है उसका उद्देश्य क्या बताया गया है कि विश्व की जागरूकता, उसके उद्देश्य मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी और प्रकृति के संबंध कैसे हैं, क्यों है ना, व्यक्ति और पूरे विश्व के बीच संबंध की स्वीकृति को जानना, पृथ्वी पर जीवन से संबंधित मुद्दों का समाधान और सांसारिक अर्थ का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान। उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल दूं कि एक पेड़ कैसे बढ़ता है, ये जो विषय है ये किसका है? दर्शन का विषय है। सूरज क्यों चमकता है, नैतिकता, मूल्यों, समाज के संबंध और सोच के बारे में जागरूकता को बढ़ाना आदि। दर्शन का ज्ञान सभी मानवों की जागरूकता में निहित है। मनुष्य प्राचीन काल से लेकर के कई शताब्दियों तक दार्शनिक सार एवं विषय खोजने की कोशिश करता रहा है और आज भी इसकी खोज जारी है। समझिएगा बात को। दर्शन का क्या अर्थ होता है, क्या इसकी परिभाषाएं होती है, तो आइए समझते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दर्शन का क्या अर्थ होता है। तो दर्शन शब्द आपका अंग्रेजी शब्द के फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है। फिलॉसफी शब्द आपका यूनानी शब्द कौन सा भैया? फिलॉस और सोफिया
से मिलकर के बना है। फिलॉस का अर्थ क्या होता है? लव। क्या होता है? लव। और सोफिया का मतलब क्या होता है? विजडम। विजडम में मतलब होता है बुद्धिमत्ता, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम फिलॉसफी का अर्थ देखें, अगर दर्शन का शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है भैया? लव ऑफ विजडम, यानी कि दर्शन का अर्थ क्या होता है भैया? लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान से प्रेम। तो भैया क्या होता है फिलॉसफी का अर्थ? लिखो सब लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से, क्या होता है? जब आप लोग वीडियो देख लेंगे तो यही कमेंट करेंगे कि फिलॉसफी, क्या कमेंट करेंगे? मैं पहली बात तो आप सुन लीजिए, आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, लेकिन जब ये वीडियो एंड होगा तो आप कमेंट करेंगे फिलॉसफी इज इक्वल टू किससे मिलकर के बना है, और इसका अर्थ क्या होता है भैया? लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान से प्रेम जो आप लोगों को है, तभी आप बीएड कर रहे हैं और आगे चल के बच्चों को ज्ञान प्रेषित करेंगे। अब वही बात है कि जैसे आप सभी विषय में अलग अलग जो दार्शनिक हैं उनके हिसाब से आप परिभाषाएं पढ़ते हैं, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि आप अलग अलग दार्शनिकों के हिसाब से पढ़ेंगे कि दर्शन क्या है। तो ड्यूवी के अनुसार अगर हम बात करें तो जब कभी दर्शन को गंभीरता से समझा गया है तब सदैव वह धारणा रही है कि इसका अर्थ विद्वता व ज्ञान प्राप्त कर लेना है जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है। दर्शन की कुछ परिभाषाएं किस प्रकार हैं? तो देखो, ब्राइटमैन ने कहा है कि दर्शन शास्त्र को ऐसे एक प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा मानव अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप में सत्यता से विचार किया जाता है अथवा जो संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है। ठीक, इसके बाद में आप R.W. सेलर्स के अनुसार अगर मैं बात करूं तो दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास है ना। इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो पढ़ाऊंगी, जैसे कांट का इंपॉर्टेंट है, प्लेटो का आपका इंपॉर्टेंट है ना। प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन ड्यूवी बहुत इंपॉर्टेंट है, कांट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने क्या कहा कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, आप देखते हैं जब कोई बालक होता है तो नई नई बातें जानने की रुचि प्रकट करता है, लेकिन ऐसे ही जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपके अंदर धैर्य की उत्पत्ति होती है, जब आपको एक कहते हैं ना मेडिटेशन करते हैं, तो तब आपको आभास होता है, तब आप नई नई चीज़ों को जानने के लिए रुचि प्रकट करते हैं। जो कभी संतुष्ट नहीं होता उसे दार्शनिक कहा जाता है। क्या कहा गया? जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, वो कभी अपने उत्तर से सेटिस्फाई ही नहीं होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं, फिलोसोफर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोसोफर कहते हैं। कांट ने कहा कि दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। सेम चीज पढ़ेंगे हम, दर्शन तो पढ़ लिया, अब यहीं से हमको क्या पता चला कि दर्शन के अंतर्गत प्रकृति, व्यक्तियों व वस्तुओं तथा उनके लक्ष्यों एवं उद्देश्य के विषय में निरंतर विचार किया जाता है। ये ईश्वर, ब्रह्मांड, आत्मा, कहते हैं ना, कोई कहता आत्मा अजर है, अमर है, कोई कहता आत्मा आज तक किसी ने देखी नहीं देखी। तो ये फिलॉसफी के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, यानी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत या दर्शन के अंतर्गत आप किसके विषय में चर्चा करेंगे? तो सबसे पहले कि ये ईश्वर, ये ब्रह्मांड, आत्मा के रहस्य तथा इनके पारस्परिक संबंध का विवेचन करता है। यानी कि कैसे मैम? पारस्परिक का मतलब हमने कहा कि आत्मा का संबंध ईश्वर से कैसे है, ईश्वर का संबंध ब्रह्मांड से कैसे है, ब्रह्मांड का संबंध ईश्वर से कैसे है, आत्मा से कैसे है। तो इनका आपस में जो हम कह सकते हैं विवेचन करते हैं, उसकी हम किसके अंतर्गत स्टडी करते हैं? फिलॉसफी के अंतर्गत करते हैं। उस व्यक्ति को हम दार्शनिक कहने लगते हैं जो इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करता है। दर्शन शास्त्र की प्रकृति और विशेषताएं क्या हैं, तो आइए समझते हैं। देखो, पहला कि दर्शन की महत्वपूर्ण चिंता ईश्वर से निपटना है। ये ईश्वर के अस्तित्व, उनकी प्रकृति, गतिविधियों की पद्धति की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? कि भगवान है कि नहीं। नेक्स्ट, दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय ज्ञान है। यह आंतरिक व बाह्य ज्ञान पर चर्चा करता है। दर्शन की प्रमुख चिंता क्या है? जीवन है। दर्शन मानता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी जीवन से परे नहीं है तथा जीवन में कुछ भी दर्शन से परे नहीं है। इसके अतिरिक्त दर्शन जीवन की आलोचना व व्याख्या है। ये मानव जीवन की प्रकृति, अर्थ, उद्देश्य, उत्पत्ति एवं नियति की खोज करता है कि मानव का जन्म क्यों हुआ इस दुनिया में, है ना, और इनका उद्देश्य क्या है, अगर इनका जन्म हुआ है तो इनका क्या एम क्या होना चाहिए, है ना। तो इन सब की चर्चा जो है वो कौन करता है? फिलॉसफी करती है, यानी कि दर्शन शास्त्र करता है। दर्शन का मुख्य साधन क्या है? तर्क, यानी कि आर्गुमेंट। जैसे कहते हैं ना भगवान है, कोई कहता है नहीं है, ठीक। तो ये क्या, एक तर्क का विषय हो गया। कोई कहता है कि आत्मा अजर अमर है, कोई कहता है आत्मा कुछ है ही नहीं। हर फिलॉसफर ने अपनी अपनी चीजें मानी है। कोई कहेगा भगवान का संबंध, ईश्वर का संबंध किससे है भैया? आत्मा से है। कोई कहेगा आत्मा से नहीं है। तो तार्किक होने के नाते ये बिना तर्क के कुछ भी मानना नहीं चाहता। तार्किक विश्लेषण एवं संश्लेषण इसकी तर्क संगत विधियां हैं।
वैज्ञानिक पद्धति से निपटने के कारण विज्ञान के आधार पर दर्शन में सब कुछ पद्धतिगत है। दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान के साथ घनिष्ठतम संबंध है। आप समझ लीजिए, आप जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ एक विषय है। ये मनोविज्ञान के कार्यों का खुलासा करने के लिए प्रयास करता है। ब्रह्मांड के रहस्यों को दर्शन में महत्व दिया जाता है क्योंकि वे दर्शन के लिए हर समय आने वाले प्रश्न है। दर्शन और साहित्य एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। दर्शन अक्सर साहित्यिक कार्यों के माध्यम से प्रकट होता है। दर्शन भी पशु और पौधे के जीवन से संबंधित है। दर्शन शास्त्र भी विज्ञान से संबंधित है। ये विज्ञान की उत्पत्ति, अब समझ लो, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इस चीज का भी हम अध्ययन करते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान के क्या तरीके हैं, इनको बदलने की संभावना का पता लगाने का प्रयास करना, ये सब दर्शन शास्त्र के विषय हैं। अब हम लोग किसकी बात करेंगे कि दर्शन का भारतीय एवं पाश्चात्य रूप क्या है। अभी हमने आपको बताया कि इंडियन और वेस्टर्न नेचर क्या है फिलॉसफी का, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। एक बार हम आपसे ये और कहना चाहेंगे कि सेशन शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। और एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे आपने यूनिट 1 पढ़ ली है तो जो हमारा पेड कोर्स में हमने आपको पीडीएफ दे रखी है वो अगर आपने नहीं लिए तो 99 रुपये स्पेंड कीजिए और ले लीजिए, और उसमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि यूनिट 1 के जो क्वेश्चंस हैं, जिन बच्चों ने ले ली हैं पीडीएफ, वो लोग एक कॉपी बना लीजिए, ऊपर डालिए यूनिट 1, क्या डालेंगे, यूनिट 1, है ना। और उसके जो आंसर्स हैं वो आप अपने शब्दों में लिखना शुरू करिए, है ना। और अपने शब्दों में लिखिए। जैसे मान लीजिए आपने लॉन्ग आंसर लिखा तो आप हमको उस चीज़ को कहाँ भेजेंगे, पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे भेजिए। अगर हमको आपका आंसर अच्छा लगेगा तो हम आपकी उसकी स्टोरी भी लगा देंगे या हम उसको कम्युनिटी टैब पे पोस्ट भी कर देंगे, है ना। तो क्या एक काम आपको करना है, ये नया क्या कि जो आपने कोर्स लिया है उसमें जो यूनिट 1 यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो यूनिट 1 के ही आप क्वेश्चन बढ़िया से लिखो एक कॉपी में, है ना। और लिखने के बाद में आप वो हमको कहाँ भेजोगे, पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर भेजिए फोटो खींच करके। हमें अगर अच्छा लगा आपका आंसर, हम आपको उसमें कुछ चीज़ें बताएंगे कि क्या नया कर सकते हो, या हमें अगर अच्छा लगा तो उसकी स्टोरी लगा देंगे आपकी, या कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे, या आपको उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना देंगे कि देखिए बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, इसमें ये सुधार किए जा सकते हैं। तो ये नई पहल है, अगर आप चाहें तो जिन्होंने पीडीएफ नहीं लिए वो भी ले लें, वो भी इस काम में शामिल हो सकते हैं। दर्शन क्या है, पाश्चात्य हो या भारतीय, दोनों की उत्पत्ति जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही होती है। देखो, इंडियन हो फिलॉसफी चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी हो, जो एक क्यूरोसिटी इंसान के मन में उत्पन्न होती है ना, उसको शांत करने के लिए ही इसका क्या होता है, उदय होता है। सोचना या विचार करना ही मानव स्वभाव है। भैया देखो, हम लोगों का दिमाग जो है वो जब तक हम सोते हैं, सोते में भी विचार ही करता रहता है, सपने आते हैं ना, है ना। हम लोग वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपका सोचना विचार करता ही रहता है। इसी कारण दुनिया के अन्य प्राणियों से यह भिन्न माना जाता है ना। आप देखिए, पशुओं से मानव में भिन्नता क्यों है, क्योंकि हम लोग सोच विचार कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर सकते हैं। यही उसका धर्म है। सोचने के लिए उसे रुकना नहीं पड़ता। यानी कि अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो देखो, मनुष्य अगर कहीं जा रहे हैं, आप अपने आप को ले लो, आप कहीं जैसे मान लो जा रहे हैं, तो पता चले आपके दिमाग में चल रहा है, यार मेरी लाइफ क्या है बताओ, हम अभी तक पढ़ ही रहे हैं, वो 23 साल की उम्र में वो कमा रहे हैं, हमारे साथ जो बच्चा पीछे बैठ के पढ़ता था आज वो मर्सिडीज से चल रहा है, यार हम क्या कर रहे हैं, हम बीएड ही कर रहे हैं। आप सोचते जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि कोई सोच रहा होता है कि हम जीवन में क्या नया कर सकते हैं, कोई सोच रहा होता है कि बताओ इतनी गाड़ियां हैं, कितना पॉल्यूशन है, कोई सोच रहा है देखो बादल कितना प्यारा लग रहा है। तो ये क्या है, सोचने के लिए उसे रुकना नहीं पड़ता है। यानी कि मनुष्य के दिमाग को सोचने के लिए नहीं कि बेटा चलो सोचो, तो आप सोच रहे हो, हम कहते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, दूसरा जो बंदा पढ़ रहा है क्लास को उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, जो कमेंट नहीं कर रहा है उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, जो बच्चा लाइव ना पढ़ के बाद में पढ़ता होगा उसके दिमाग में कुछ चलता होगा। तो यही है क्या कहते हैं हम दर्शन, वो अपने अनुभव तक ही सोचने में सीमित रहता है ना। अनुभव के दायरे के बाहर भी जाने की शक्ति उसमें होती है। वह जिस विषय में रहता है उसके विषय में उसे जिज्ञासा होती है, और वो उसके विषय में विचार करता है। यही है उसका दर्शन। इसलिए जब तक मनुष्य है दर्शन भी अवश्य ही होगा। समझ लीजिए बात को आप, क्या कहा गया कि जब तक मनुष्य है तब तक दर्शन भी अवश्य होगा। इस एक दूसरे में अंतर बस इतना है कि यदि किसी को सोचना विरोध रहित और सुव्यवस्थित होता है तो उसके विचारों को अच्छा दर्शन
और यदि दूसरे का सोचना अव्यवस्थित और भ्रम युक्त होता है तो उसके दर्शन को हम क्या कहते हैं, भ्रमात्मक कहेंगे। मान लो कोई बहुत अच्छा सोच विचार कर रहा है ना, तो उसको व्यवस्थित कहा जाएगा। लेकिन बहुत है जो भ्रम की ही स्थिति में, तो उसको हम भ्रमात्मक दर्शन कहेंगे। मनुष्य का सोचना भी वास्तव में देश और काल से प्रभावित होता है, इसलिए सभी देशों का दार्शनिक दृष्टिकोण एक सा नहीं होता है। भाई सीधी सी बात है, हम कुछ और तरीके से सोचेंगे। वेस्टर्न फिलोसफर्स जो होंगे, जो बाहर देश के रहते हैं, यानी कि आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ आवर कंट्री, है ना, तो वो कुछ और तरीके से सोचेंगे, उनके कुछ और मत होंगे। हमारे देश के जो फिलोसफर्स रहे, जो दार्शनिक रहे, उनको जीवन को लेकर के कुछ और मत हैं, है ना। तो यही अंतर हम पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में भी पाते हैं। भारत में दार्शनिक चिंतन का जीवन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। अब आप समझिएगा, यहीं से हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में थोड़ा बहुत हम इनको समझेंगे भी और साथ में इनके डिफरेंस पे भी हम बात करेंगे भी, ठीक है। इस चीज़ को, टॉपिक को पीडीएफ में बहुत अच्छा समझाया गया है, पेड वाली पीडीएफ में। खैर हम तो आपको बुक से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, भारत में दार्शनिक चिंतन का जीवन से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, यानी कि जो आपका इंडियन फिलॉसफी है ना, उसकी अगर हम बात करें तो जीवन से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, यानी कि जो लाइफ है उसका क्या रोल है ना, इनसे बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। दार्शनिक चिंतन का उद्देश्य केवल सत्य का अन्वेषण या खोज ही नहीं है, जैसा कि पश्चिमी देशों का विचार है, बल्कि सत्य का साक्षात्कार माना जाता है। इसलिए इसे हम दर्शन अर्थात साक्षात्कार कहते हैं। दर्शन केवल सैद्धांतिक अन्वेषण ही नहीं है, उसके अनुकूल जीवन को ढालने का प्रयत्न है। इसलिए दर्शन केवल मानसिक व्यायाम ही नहीं, बल्कि क्या है भैया, जीवन भर का आधार है। और दर्शन का यह उद्देश्य हम पश्चिमी देशों में कम पाते हैं। आधुनिक काल में पश्चिमी दार्शनिकों ने इस पहलू को ध्यान में रखा है। उन्होंने दर्शन को वैयक्तिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की आधारशिला बताया है। समझ लीजिए बात को, जो पश्चिमी दार्शनिक हैं, इन्होंने दर्शन को वैयक्तिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की आधारशिला भी बतलाया है। दूसरी बात ये है, क्या है मैम, हमने कहा दूसरी बात ये है कि पाश्चात्य दर्शन का उद्भव शुद्ध जिज्ञासा को शांत करने के हेतु हुआ है, पर भारतीय दर्शन का लक्ष्य अधिकतर दुख का निवारण ही माना जाता है। देखो, पाश्चात्य दर्शन अगर कोई पूछे कि वेस्टर्न फिलॉसफी का जो है उसका क्या एग्जैक्ट मानना है, तो उनका क्यूरोसिटी को शांत करना, यानी जिज्ञासा को शांत करना। वहीं अगर मैं इंडियन फिलोसफी की बात करूं, भारतीय दर्शन की बात करूं, तो यहाँ होता है दुख का निवारण। जैसे कोई बंदा बहुत दुखी हो जाता है, आप देखते हैं वो एकदम सैड है, तो वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगता है ना। तो यहाँ पर जो भारतीय दर्शन है, इसका है दुख का निवारण करना, है ना। इसका उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब साधक को सत्य का साक्षात्कार होता है, मतलब जान लेता है वो। दुख के निवारण हेतु ही भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। दोनों दृष्टिकोणों में ये अंतर रहने पर भी दोनों में आधारभूत साम्य है। दोनों का विषय एक ही है, इसलिए संपूर्ण विश्व को दोनों में मौलिक भेद नहीं मानना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी का क्या है भैया, मत एक ही है ना। अब देखिए, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र क्या हैं। दर्शन शास्त्र के स्वरूप से ही उसका क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है। विश्व को उसकी संपूर्णता में समझने की मानसिक चेष्टा ही क्या है, दर्शन है। इसलिए मानव अनुभूति का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिससे दर्शन शास्त्र का संबंध नहीं है। समस्त विश्व ही सामान्य रूप से दर्शन शास्त्र का विषय है, पर दुनिया का हर एक चीज का विवरणात्मक अध्ययन किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न वर्ग बने हुए हैं। प्रत्येक विज्ञान का संबंध दृश्य जगत से, अर्थात वैसे पदार्थ से जिनका अनुभव किया जाता है। अनुभव जगत के परे कोई तत्व है या नहीं, इसकी विवेचना दर्शन शास्त्र में होती है। कि जितना अनुभव जगत का मतलब होता है कि जितना हमें पता है, इसके अलावा भी कोई एक तत्व है या नहीं है, इसका स्टडी हम किसमें करते हैं, दर्शन शास्त्र में करते हैं। इसी विवेच क्षेत्र में आत्मा और ईश्वर आते हैं। प्रकृति, आत्मा और ईश्वर तीनों ही दर्शन शास्त्र के विवेच्य विषय हैं। मतलब विवेच्य का मतलब होता है विचार करने योग्य वाले जो विषय हैं। प्रकृति, आत्मा और ईश्वर तीनों ही दर्शन शास्त्र के क्या हैं, विवेच्य विषय हैं। मतलब जिनके ऊपर दर्शन शास्त्र क्या करता है भैया, विचार करता है। विशिष्ट वर्गों का अध्ययन विज्ञानों में होता है। जैसे भौतिक शास्त्र में जड़ तत्व का अध्ययन किया जाता है। कहने का आशय है कि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना कि जड़ तत्व का अध्ययन, जैसे न्यूटन्स के लॉ वगैरह। रसायन शास्त्र जो होता है, जो आपकी केमिस्ट्री होती है, उसमें आप रसायन यानी केमिकल्स के विषय में पढ़ते हैं। जीवन शास्त्र में आप जीव का प्रत्येक विज्ञान के बिना विवेचना किए ही मूल आधारों को सत्य मान लेते हैं, है ना। परंतु उन्हीं का मूल आधारों की विवेचना
दर्शन शास्त्र में होती है। इसमें विज्ञान द्वारा प्राप्त नियमों का संबंध मूल्यांकन से होता है। अच्छा, क्या मैम केमिस्ट्री कैसे जुड़ी है फिलॉसफी से, ये बताइए। हमने कहा चलो हम आपको एक उदाहरण देते हैं। हमने कहा कि आप सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटम है ये, है ना। एटम किससे मिलकर के बना है? आपने कहा मैम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। हमने कहा ठीक है। आपने कहा कि मैम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु, ये एटम के ये चारों ओर चक्कर लगाता है। हमने कहा ये चक्कर कैसे लगाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में यानी कि उसके नाभिक में कैसे पहुंचे हैं, समझिएगा बात को, है ना। प्रोटॉन चक्कर क्यों नहीं लगा रहा है ना। एटम को, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन ले करके गया? इलेक्ट्रॉन किससे मिल करके बना है? इलेक्ट्रॉन भी तो किसी न किसी से मिल करके बना होगा ना। अगर वो उससे मिल करके बना है तो वो फिर किससे मिल करके बना है ना। वो यहाँ तक कैसे पहुंचा? तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर एक्चुअल में हमें कैसे, कहाँ से मिलेगा? फिलॉसफी से मिलेगा, दर्शन शास्त्र से मिलेगा। आई बात समझ में? बस अब समझ में आया ना कि कैसे जुड़ा है सब कुछ एक दूसरे से। किसी भी समस्या के समाधान की चेष्टा मनुष्य ज्ञान के लिए ही करता है ना। अतः सत्य को जानने के लिए जान लेना आवश्यक है। क्या? कि जानने का अर्थात ज्ञान का साधन और उसकी वास्तविकता क्या है। ज्ञान संबंधी समस्याएं भी दर्शन शास्त्र के विषय हैं। दर्शन और जीवन में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अतः मनुष्य अपने अनुभवों का मूल्यांकन करता है। उन मूल्यों के लिए अच्छा, खराब, उचित, अनुचित, सुंदर, कुरूप आदि संज्ञाएं दी जाती हैं। इन मूल्यों का अर्थ क्या है? क्या ये हमारे विचार मात्र हैं या इनका वास्तविक अस्तित्व भी है ना। इनकी जो मीमांसा है इसी को हम क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र में इनकी मीमांसा होती है। जैसे हमने खुद डिसाइड कर लिया कि ये काम करोगे तो अच्छा है, सुबह जल्दी उठोगे तो अच्छा है, और सुबह देर से उठोगे ना तो वो खराब है ना। तो वो क्या है? खराब है। और उसके बाद में अगर आप घर पे रहते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं तो वो उचित है। अपना भविष्य बनाने के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो अनुचित है। तो ये तो हमारे द्वारा बनाए गए नियम है ना। सुंदरता, कोई लड़की बहुत सुंदर, खूबसूरत, हसीन दिख गई तो सुंदर है। कोई लड़की माइंडली बहुत स्ट्रांग है, बहुत टैलेंटेड है ना, केवल उसका क्या है, वो फिजिकली नहीं मतलब बहुत सुंदर है, तो आप कह दो कि वो कुरूप है। तो ये तो मानव के द्वारा दी गई संज्ञाएं हैं, है ना। क्या इनका रियलिटी है? इसको हम जानने के लिए ये हमारे मात्र विचार हैं कि बहुत छोटी चीज़ हो गई। इनका वास्तविक अस्तित्व है भी या नहीं? मतलब जीवन में अच्छा, खराब, सुंदर, कुरूप, ये सब जैसी चीज़ें हैं भी दर्शन में कि नहीं? क्या यही हमारा जीवन है? क्या यही करने के लिए हमने जन्म लिया है ना। इन सब का जो हम कह सकते हैं स्टडी करते हैं वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। कुछ दार्शनिकों के अनुसार ईश्वर, आत्मा आदि जो अनुभव के परे हैं उन्हें दर्शन शास्त्र का विषय नहीं मानना चाहिए। उनके अनुसार वही सार्थक है जिसको अनुभव द्वारा सिद्ध किया जा सके। ईश्वर आदि के विचारों की अनुभव द्वारा परीक्षा संभव नहीं है, अतः ये शब्द निरर्थक है। अतः किसी भी विज्ञान के ये विवेच्य विषय नहीं हो सकते हैं। ईश्वर, आत्मा आदि के संबंध में जो इनके विचार हैं उनकी योग्यता चाहे जो भी हो, लेकिन दर्शन शास्त्र के विषय में इनका मत भी मान्य नहीं है। यदि दर्शन अनुभव जगत तक ही सीमित हो तो विज्ञान और दर्शन में फिर फर्क ही क्या रह जाएगा। फिर ये विचारने के लिए भी कि ईश्वर, आत्मा आदि निरर्थक हैं, हमें इन विषयों का विचार करना पड़ता है। अतः ये दर्शन शास्त्र के विवेच्य विषय हो जाते हैं। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम बात करें तो दर्शन का उद्देश्य क्या है भैया? दुख का निवारण। इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से अगर मैं फिलॉसफी का जो कह सकते हैं कि एम है, जो गोल है, वो क्या है कि दुख का निवारण। अर्थात दुख का निवारण का मतलब, दुख का निवारण कब होगा? जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अतः जितनी भी विद्याएं हैं वे दर्शन के साधन मानी जाती हैं और दर्शन के क्षेत्र क्या है? सर्वव्यापक हैं। इसलिए औषधि विज्ञान, व्याकरण आदि विद्याएं भी उसी के अंतर्गत विचारी जाती हैं। पश्चिम के आधुनिक विद्वानों ने भी दर्शन में व्याकरण, साहित्य आदि पर विचार करना आरंभ किया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र में जिन समस्याओं पर विचार किया जाता है वो सब किसके अंतर्गत आता है? दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, अब आपको क्या पढ़ना है कि शिक्षा और दर्शन का संबंध कैसा है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट उसमें कंप्लीट करूंगी वीडियो में कि शिक्षा और दर्शन का संबंध क्या है, और आपको देखो क्या पढ़ना है अभी। इसी तरीके से दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद में जो आप मेन
पढ़ेंगे वो है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो दर्शन की आपकी शाखाएं होती हैं कि तत्व मीमांसा क्या, ज्ञान मीमांसा क्या, मूल मीमांसा क्या, मैं आपको एक बार ही पढ़ाऊंगी, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आपको भले लग रहा हो कि नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, जब आप हमसे पढ़ लेंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, ठीक। तो ये आप यहाँ पे जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपका यूनिट 2 का नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका शिक्षा दर्शन से संबंधित है ना। शिक्षा दर्शन का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब पढ़ेंगे आप। फिर शिक्षा दर्शन का क्या विषय क्षेत्र है, क्या विषय वस्तु है, क्या इस शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है, क्या इसके महत्व हैं, है ना। और जो आपके कह सकते हैं भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदायों के तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, है ना। और आखिरी में हम जानेंगे कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या होगा। बस उसके बाद देखो इतना पढ़ना है आपको, उसके बाद में आपकी यूनिट 3 शुरू हो जानी है, भारतीय दर्शन का योगदान, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, बस मुश्किल से आप ये मान के चलिए 2 या 3 वीडियोस के माध्यम से, 2 या 3 क्लासेस के माध्यम से हम आपकी यूनिट 2 भी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन यूनिट 3 जो है, समझिएगा बात को, यूनिट 3 जो है वहाँ से आपका लॉन्ग आंसर भी बनता है, समझिएगा बात को। और यूनिट 3 जो है वो आपकी बड़ी भी है। यूनिट 3 को कम से कम पढ़ाने के लिए मेरे को 10 to 12 डेज आप मान के चलिए कि चाहिए, है ना। तो इसलिए फटाफट से यूनिट 2 कंप्लीट कर लेंगे। यूनिट 2 कंप्लीट करने के बाद में जो आपका एक विषय है जिसको अभी इस समय हम पढ़ा नहीं रहे हैं, जो आपका पेपर 3 है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, है ना। तो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की क्लासेस हम इसके बाद शुरू करेंगे। और आपको पूरा जनवरी जो बचा हुआ है, हम पहले शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्लासेस आपकी कंप्लीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो नियम वगैरह है ना, वो आप जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से पेपर, देखो 4 पेपर हैं आपके, लेकिन पेपर 1, 2, 3 और 4, इन चारों में अगर हम बात करें कि सबसे मैम पढ़ने ज़्यादा समय किसको देना पड़ेगा, हमने कहा कि पेपर 3 को देना पड़ेगा, है ना। इसमें जब तक आप नियमों को समझेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। वहीं पर शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, ये आप लिख लोगे। पेपर 4 जो आपका है वो आप खुद से स्टडी करते रहिए। पेपर 4 की क्लासेस तो मैं लूंगी नहीं, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शनल है, एक के लेंगे तो एक आदमी बुरा मान जाएगा। बाकी समावेशी शिक्षा की क्लासेस हो गई, है ना, इसकी क्लासेस हमने पढ़ाई है। तो इससे पहले भी 6 महीने पहले ही पढ़ाया है, तब भी आपका सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई थी, तब भी हमने किताब से ही पढ़ाया है, तो वो जरूर आप पढ़ लेना। और उसके बाद में बच्ची कुछ ही बात पेपर 2 की। पेपर 2 आपका फरवरी में कंप्लीट करेंगे। पेपर 3 हम आपका अब शुरू कर देंगे। जैसे ही आपकी पेपर 1 की यूनिट 2 कंप्लीट हो जानी है, उसके बाद में पेपर 3 आपका मैं कंप्लीट करवाऊंगी। और मेरा टारगेट ये है कि जनवरी में आपको हम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पूरा कंप्लीट करा दें। और एक बात मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम, आप ये नहीं सोचो कि कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा पीजी पॉइंट। ऐप में रेफरल कोड भी हमारा पीजी पॉइंट है। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर कोर्स जरूर ले लीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। और जो हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं ना, एक कॉपी बना लो चुप्पे, उसमें चाहे कॉपी का नाम दे दो पीजी पॉइंट। अगर अच्छा एक बात बताओ, कॉलेज जाते तो अभी नोट्स बनाने पड़ते हैं कि ना बनाने पड़ते हैं? तो आप सबके लिए नहीं करो। अगर आप 1-1.5 लाख रुपए आपके मम्मा पापा बीएड करवाने में खर्चा कर रहे हैं, तो आप अपने कुछ एफर्ट्स भी तो दो, कुछ एफर्ट्स डालो ना। जो बच्चे बिल्कुल कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, वो एक कम से कम एक मोटा सा रजिस्टर बना लो। और जो हमने कोर्स में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं यूनिट के आखिरी में, है ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उनका आंसर अपने शब्दों में लिखो, क्लास से पढ़ो, नोट्स से ढूंढो और उनको लिखो। और लिख करके हमको कहाँ भेजो भैया? इंस्टाग्राम आईडी हमारी पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे भेजो, ताकि मैं देखूं तो आपको किस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग है, क्या उसमें और सुधार हम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें, है ना। तो ये हम चाहते हैं कि आप करो। और जैसे पिछले बैच में हमारे बच्चे बढ़िया मार्क्स लाए थे, वैसे ही आप लोग भी लेकर के आओ। इसी के साथ में हम करेंगे सेशन को एंड। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ज़रूर करिएगा और उसके बाद में शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा।